यस, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए, वेट करिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, so we are start and okay. So जो कल हमने किया था वो सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें सबको पता चल गया था या उसमें कोई क्वेश्चन है? आई होप कल का जो लेक्चर था उसमें सबको आइडिया आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या थी एंड उसके बेनिफिट क्या है। ओके, उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चाहो तो रिकमेंड कर सकते हो किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, ठीक है। नाउ द अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज कंपनी डिपॉजिट, ठीक है। नाउ हाउ डज कंपनी डिपॉजिट वर्क्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं कि एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। जैसे आपको सबको पता है कि बैंक की जो मेजर कोर एक्टिविटीज है, ठीक है, तो वो है लैंडिंग, मतलब पैसे देना, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। मतलब बैंक के जो मेन फंक्शन है, कोर फंक्शन जिसको बोलते हैं, जो मेन फंक्शन है उसके मेजर, वो दो है। पहला तो जो पैसे हम बैंक में रखने जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट द डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और दूसरा लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसको, वही पैसों को किसी और को देना और उसको इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये दो मेन फंक्शन है बैंक के। अभी एनबीएफसी का काम क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका मेजर काम है कि ये सिर्फ डील करती है सिर्फ पैसे देने में, मतलब सिर्फ लैंडिंग करती है, मीन्स लोन देती है, पैसों जिसको जरूरत है उसको देती है, लोन एंड वगैरह के टर्म्स में, ठीक है। तो दिस इज द एनबीएफसी। एनबीएफसी कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो नॉर्मली जो काम है, जो सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, वो सब कुछ नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ लोन देने का काम करती है। सो ही इज इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग। ओके, सो अब आते हैं कंपनी डिपॉजिट पे। कंपनी डिपॉजिट में एनबीएफसी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एनबीएफसी पहले ही समझा दिया आपको, राइट। सो मैनी कंपनीज, लार्ज, स्मॉल, solicits fixed deposit from the public। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनी जो होती है वो आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है, ठीक है, कभी कभी। उसके पीछे का रीजन क्या है? फिक्स डिपॉजिट mobilized by the manufacturing companies are regulated by the company law board, and fixed company mobilized by financial companies, more prescribably NBFC, are regulated by the RBI। जो भी मतलब कंपनी आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है, जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, वो अगर आपको फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो कंपनी लॉ बोर्ड करेगा। और कोई फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि एनबीएफसी है, अगर वो आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर रही है, तो उसको रेगुलेट करने का काम करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ की फीचर्स ऑफ कंपनी डिपॉजिट इन इंडिया आर एज फॉलोज। की फीचर्स क्या है कंपनी डिपॉजिट के, ठीक है, इन इंडिया में, तो उसको एक बार देख लेते हैं। For manufacturer company, the term deposit can be 1 to 3 years, whereas for NBFCs can vary from 25 months to 5 years। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मीन्स वो कंपनी जो सिर्फ डील करती है मैन्युफैक्चर सेक्टर में, जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या तो फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या तो कोई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो सिर्फ डील करेगी मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर वो कोई टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट आपको ऑफर करिए, टर्म डिपॉजिट मीन्स फिक्स, या तो फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है यहाँ पे, टर्म डिपॉजिट, ठीक है, तो वो नॉर्मली 1 साल की होगी, या तो फिर 1 साल से लेके 3 साल तक की होगी, ठीक है। और अगर उसकी जगह पे कोई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आपको डिपॉजिट ऑफर कर रही है, तो वो 25 मंथ से लेके 5 साल की हो सकती है। 25 मंथ मीन्स और 2 year 1 month से लेके 5 years तक, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। अनदर थिंग इज, a manufacturer company can mobilize
by way of fixed deposit amount equal to 25% of its net worth from the public and an addition amount equal to 10% of its net worth from the its shareholder. NBFC however can mobilize more amount. अच्छा, जो कंपनी का राइट। नेटवर्थ होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 100 मतलब 100 लाख है, ठीक है, तो उसके 25% तक वो मोबिलाइज कर सकती है, और अगर एडिशन में उसको कराना चाहे 25% से भी ज्यादा, तो एडिशन 10% जो है वो पब्लिक के पास से करा सकती है, ठीक है, राइट। अगर किसी को इन दो पॉइंट में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सो यू कैन आस्क प्लीज। ये यहाँ तक कुछ भी समझ में ना आया तो भी पूछ सकते हो, सो आई कैन रिपीट इट। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है ऐसा कि कुछ समझ में ना आया आपको? प्लीज आस्क, तो मैं रिपीट करो ऐसा हो तो। कोई डाउट? ओके, सो या पटियार मुकेश ने बोला है कि सर सेकंड पॉइंट रिपीट प्लीज। ओके, रवि शाह ने बोला है कंटिन्यू। ओके, अच्छा, सेकंड पॉइंट में सिंपल सा क्या, मैं उसको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका नेटवर्थ मतलब नेटवर्थ क्या होता है, उसका जो टोटल असेट और लायबिलिटी है, ठीक है, दोनों के बीच में जो मतलब असेट माइनस लायबिलिटी के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। तो मान लीजिए किसी के कंपनी का नेटवर्थ है 100 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A manufacturer company can mobilize by the way of fixed deposit amount equal to 25% of its net worth from the public. पब्लिक के पास से जो नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, जनरल पब्लिक, उसके पास से वो 25% उसके नेटवर्क का बाय द फिक्स डिपॉजिट वो ऑफर कर सकती है। मतलब 100 रुपए है तो वो 25 रुपए तक फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर सकते हैं जनरल पब्लिक को, और एडिशन में इन एडिशन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ इट्स नेटवर्थ फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। और बाकी के अगर 10% वो कराना चाहे फिक्स डिपॉजिट, तो अपने शेयर होल्डर को भी ऑफर कर सकती है, ठीक है। शेयर होल्डर कौन हुए? कंपनी के जो इक्विटी शेयर परचेस करते हैं। सो मैक्सिमम वो 35% फिक्स डिपॉजिट अपने नेटवर्थ का, मतलब 25 रुपए, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि कोई कंपनी का नेटवर्थ 100 रुपए है, तो 25 रुपए जनरल पब्लिक को दे सकती है, 10 रुपए शेयर होल्डर को बाय द वे ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट दिया होगा कितना वो ऑफर कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में। और उसके सामने अगर बात करें एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, तो वो इससे ज्यादा डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकती है फिक्स डिपॉजिट में। अभी उसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई है, ठीक है, एनबीएफसी में। द इंटरेस्ट रेट ऑन कंपनी डिपॉजिट आर हायर देन दोज ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट। जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको 7%, 8%, कंपनी की डिपॉजिट पे वो और ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर आपको हाई दिखेगा, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कंपनी डिपॉजिट के साथ क्यों लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते? कंपनी डिपॉजिट रिप्रेजेंट अनसिक्योर्ड लोन। अच्छा, अनसिक्योर लोन से आपका क्या मतलब होता है? अनसिक्योर लोन से आप क्या समझते हो? वैसे ही लोन जिसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो कंपनी डिपॉजिट को एक तरीके से हम अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। रीजन, क्योंकि इसके सामने आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। अगर कंपनी को कुछ हो गया तो आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो कहीं ना कहीं एक अनसिक्योर लोन की तरह काउंट होती है, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई गारंटी नहीं दी जाती कि आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे ही, ठीक है। जबकि बैंक डिपॉजिट में क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 5 लाख तक आपकी डिपॉजिट के ऊपर आपको गारंटी दी जाती है, ठीक है। और नॉर्मली बैंक डूबती नहीं है, जबकि कंपनी के साथ सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, अगर कोई कंपनी ऐसी वीक है तो वो डूब भी सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई आपको एडिशनल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, सो दैट इज व्हाई इट इज अनसिक्योर लोन, और ये रिस्की रहता है। कंपनी डिपॉजिट हैव टू नेसेसरी क्रेडिट रेटेड। जो कंपनी डिपॉजिट रहती है, ठीक है, उसको वो अपना क्रेडिट रेटिंग कराती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके पास से कि उसकी क्रेडिट कितनी है आज के डेट में मार्केट में, ठीक है।
So that is the thing. And another thing is, depositor don't get any tax benefit on company deposit. However, no income tax deducted if interest income is up to 5,000 in any financial year. आपको कंपनी डिपॉजिट के ऊपर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि दूसरी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। कंपनी में आप कंपनी डिपॉजिट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अनदर थिंग्स, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता वो बात अलग है, पर आपको पता होगा जैसे कि इंटरेस्ट इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। यहाँ पे क्या सिनारियो है, अगर आपके एक साल के अंदर कंपनी डिपॉजिट में से आपको सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 5,000 तक जाता है, तो 5,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर 5,000 से ज्यादा जाता है तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बात अलग है, इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स डिडक्शन मिलता है वो बात अलग है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, जबकि दूसरी जगह पे इंटरेस्ट इनकम अगर आपको आई 5,000 से ज्यादा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, companies offer some incentive like facility for premature withdrawal or a free personal accident cover to attract depositor. अभी कंपनी डिपॉजिट अपने आप अपनी डिपॉजिट को सेल करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल आपको तो देगी ही, ठीक है। जैसे कि प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन दे लिया, मतलब टाइम से पहले विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी हम रेट ज्यादा काटेंगे नहीं। फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी दे दी आपको फ्री में, जैसे पीए कवर मीन्स अगर आपकी लाइफ को कुछ एक्सीडेंट से कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस मिलता है। पीए कवर मीन्स पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जहाँ पे आपकी लाइफ को अगर एक्सीडेंट से कुछ डेथ होती है या तो एक्सीडेंट से कोई नुकसान होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, ठीक है। तो वो आपको फ्री में ऑफर कर दिया। तो इस तरीके से प्रलोभन देके कंपनी डिपॉजिट अपने तरीके अपने आपको अपने साइड पे आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो दैट इज टॉपिक रिलेटेड टू कंपनी डिपॉजिट। अगर इसमें कुछ पता ना चला हो तो प्लीज प्लीज क्वेश्चन कीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार शॉर्ट में। कंपनी डिपॉजिट समझ में आया या फिर रिपीट करूं? प्लीज रिप्लाई दीजिए। शुड आई रिपीट? अच्छा, .6 रिपीट करने को बोला है। रविशा ने बोला कि हाँ आ गया समझ में, वेरी गुड। अच्छा, सिंस मैनी ऑफ यू से कि समझ 6 पॉइंट रिपीट, एंजल प्रिया ने बोला कि शॉर्ट समरी प्लीज, सोनू ने भी बोला है शॉर्ट समरी प्लीज। ओके, सो एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, ठीक है आपको, जस्ट अ वेट। या यहाँ पे बात हो रही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हम बात कर रहे हैं आज कंपनी डिपॉजिट की, ठीक है। कंपनी डिपॉजिट होता क्या है, जैसे कि कोई नॉर्मल दो कंपनी यहाँ पे दी गई है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मीन्स वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर सेक्टर में डील करती है। सेकंड, एनबीएफसी, एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। एनबीएफसी बैंक से अलग है। बैंक का मेजर फंक्शन है डिपॉजिट लेना और देना, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उसके सामने लैंडिंग मतलब लोन और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये दो काम है बैंक के। जबकि उसके सामने एनबीएफसी का काम क्या है, एनबीएफसी का जो सीधा काम है वो है सिर्फ लैंडिंग करना, उसका कोई लेना देना नहीं है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कंपनी डिपॉजिट की। मैन्युफैक्चर कंपनी और एनबीएफसी आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है और इसी तरीके से आपको कंपनी डिपॉजिट ऑफर की जाती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है 3 साल तक, 1 साल से लेके 3 साल तक आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर सकती है। जबकि जो एनबीएफसी है वो आपको 25 मंथ से लेके 5 साल तक फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर सकती है, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतना टाइम तक कंपनी डिपॉजिट ऑफर कर सकती है। कंपनी डिपॉजिट मींस कंपनी आपको एक टाइप की फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर रही है और उसके सामने आपको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चर कंपनी और एनबीएफसी कंपनी, दो कंपनी है इसमें। मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकती है
उसकी नेट इनकम का 25%। नेट इनकम मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। जहां पे जैसे कि कोई एक कंपनी है जिसका नेट नेटवर्थ जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए, तो 100 रुपए में से वो 25 रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर किसी भी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है, और उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहे तो और 10 रुपए वो अपने शेयर होल्डर को फिक्स डिपॉजिट के रूप में ऑफर कर सकती है। इंटरेस्ट रेट जो रहता है यहाँ पे वो बैंक डिपॉजिट से हाई रहता है कंपनी डिपॉजिट का, जबकि एनबीएफसी जो होती है उसके सामने कोई लिमिट नहीं होती। वो यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई कि वो कितना परसेंट ऑफर करती है अपना फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बोला कंपनी डिपॉजिट का हाई रहता है, बट द प्रॉब्लम इज कंपनी डिपॉजिट को हम अनसिक्योर लोन बोलते हैं। क्यों? उसके सामने आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं होती कि वो रिटर्न आएगी, ठीक है। जबकि बैंक डिपॉजिट में आपके सामने डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 5 लाख तक आपको ऑफरिंग करता है, जबकि कंपनी डिपॉजिट बहुत ज्यादा रिस्की और अनसिक्योर है। और कंपनी डिपॉजिट को जरूरी रहता है कि वो क्रेडिट रेटिंग कराए जिससे उसकी क्रेडिट का पता चले, ठीक है। 6 पॉइंट इज डिपॉजिटर डोंट गेट एनी टैक्स बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी डिपॉजिट। कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी डिपॉजिट के सामने। जैसे कि आप और कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कहीं आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, 3 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है, इंश्योरेंस में या तो फिर किसी और जगह पे जहाँ पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलता था, तो वहां पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। जो जितनी अमाउंट, जैसे कि आपने 2 लाख अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट किया, तो वो टोटली 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना रहेगा, ठीक है। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है, उससे आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए कंपनी डिपॉजिट से 5,000 तक इंटरेस्ट इनकम अर्न की। जैसे कि मैंने 2 लाख का कंपनी डिपॉजिट किया था और एक साल में मुझे वहां पे 5,000 मिल रहे हैं। तो अगर 5,000 मिल रहे हैं तो मुझे कोई भी इनकम टैक्स, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। पर 5,000 से ज्यादा अगर मुझे मिलते कंपनी डिपॉजिट पे, तो उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना रहेगा। इंटरेस्ट इनकम पे इनकम टैक्स देना अलग बात है, टोटल वैल्यू पे जो टैक्स डिडक्शन लगता है वो अलग बात है, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन। एंड इसको बेचने के लिए कंपनी क्या करती है, फैसिलिटी देती है, ठीक है, जैसे कि प्री मेच्योर विड्रॉल, टाइम से पहले विड्रॉल, और फ्री पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी देती है, ठीक है। तो ये सारे प्रलोभन देती है उसको सेल करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द कंपनी डिपॉजिट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 2 बार ही रिपीट किया है ये। अब बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, ठीक है। अब समझ आया कंपनी डिपॉजिट आप सबको? प्लीज यस या नो कर दीजिए। वेरी गुड, स्वाति ने लिखा यस। मुकेश ने यस लिखा। प्रिया ने भी यस लिखा है। ब्रेंडन कौर ने भी यस लिखा है। गुड गुड। सोनू, आपको समझ में आया? आपका जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया अभी? ओके ओके। तो यार यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था आपका? अगर आपको ज्यादा क्वेरी है तो फिर हम अ, इसके बाद एक अलग से लेक्चर ले सकते हैं। आप अपनी क्वेरी जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और आप लेट ज्वाइन हुए थे, दैट्स व्हाई आपको समझ नहीं आया। आपको टाइम पे ज्वाइन होना रहेगा। अगर आप लेट ज्वाइन रहेंगे तो फिर आपका आधा मिस हो जाएगा। फिर भी आपने सिर्फ समरी सुनी इसलिए आपको डाउट हुआ होगा। आप मुझे फिर से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। या तो फिर यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं आप। नाउ द थिंग, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओके। नाउ पब्लिक प्रोविडेंट फंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है सबको पता है कि हम सबको नॉर्मली प्रोविडेंट फंड से ज्यादा पीएफ के बारे में ज्यादा पता है। जॉब करते हैं वहां पे पीएफ मिलता है, ठीक है। सैलरी में से कुछ जो पार्ट होता है वो कटता रहता है। हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स की सैलरी है या तो कहीं खुद भी जाते हो तो इतना पता हो कि जो सैलरी होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पैसे कटते रहते हैं। और उसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज मतलब जो हम जॉब करते हैं वो लोग, एम्प्लॉइज के अंदर से थोड़ा कटता है,
और मेजर पार्ट जो है वो एम्प्लॉयर की साइड से आता है, दोनों मिक्स करके प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोविडेंट फंड एक बनाते हैं और वो फिर एंड में जाकर कहीं आप जब रिटायर होते हो या छोड़ते हो तो आपको पीएफ के तौर पर एक बड़ी अमाउंट रिटर्न में मिलती है, ठीक है। तो ये है प्रोविडेंट फंड मीन्स पीएफ जो आपको मिलता है। नॉर्मली सबको आशा रहती है कि मुझे पीएफ ज्यादा मिले, तो दैट इज द थिंग, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के पैसे मिलके आपको पीएफ मिलता है। नाउअडेज पीएफ इंश्योरेंस भी बड़ा चल रहा है। कंपनी क्या करती है, आपको सीधा पीएफ इंश्योरेंस दे देती है, ठीक है, तो मैच्योरिटी टाइम पे आपको अच्छा सा अमाउंट मिल जाए। यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, ठीक है। तो इसके बारे में जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक है, बीओ जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बीओबी एसबीआई के साथ है। तो उन लोगों की ब्रांच में जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि सर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कराए और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैंने उससे उनसे स्कीम के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छी चीज है। यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आपको अगर देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। सो आई एडवाइज यू ऑल कि आप बड़ा अमाउंट तो नहीं बट छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अपनी मेन बिल्डिंग के सामने ही बीओबी है, वहां पे जाइए, एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि पीपीएफ होता क्या है। अगर अच्छा लगे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, बट एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है, इसके बारे में। क्योंकि जो बैंकर समझाता है ना वो रियलिटी होती है। कोई भी टीचर इतना अच्छा नहीं समझा जा सकता जो प्रैक्टिकल सेंस में होता है, ठीक है। बैंक में जाओगे वो बैंकर आपको समझेगा, वो फील अलग होती है, वो टोटल प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं बट वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आ पाता, ठीक है। और उनके पास लेटेस्ट डेटा रहता है बिकॉज डेली वो लोग डील करते हैं एंड वी आर द टीचर सो वी डोंट हैव दैट डेटा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। Public provident fund refers to the PPF refers to public provident fund and is a long term debt scheme of the government of India on which regular interest is paid. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। Any individual, whether salaried or self-employed or any other category, can invest in these schemes. HUF are no more allowed to open PPF or open any PPF account. यहाँ पे हर कोई इंसान पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है, चाहे वो सैलराइड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, या तो और कोई भी कैटेगरी का हो, एक्सेप्ट एचयूएफ। एचयूएफ मतलब एचयूएफ का फुल फॉर्म पता है किसी को? कैन एनीवन नोज अबाउट एचयूएफ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। एचयूएफ में होता क्या है नॉर्मली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कि जो फैमिली का बिजनेस है वो चलाया जाता है, ठीक है। उसमें एक मेन इंसान होता है, मतलब फैमिली का जो बड़ा होता है उसको कर्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो को पार्शल्स होते हैं, मतलब वो लोग अलग अपना काम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग विद एचयूएफ। इसके बारे में अगर किसी को जानना हो तो मेरे पास पीडीएफ है, मैं अपलोड कर दूंगा, ज्यादा आप वहां से जान सकते हो, ठीक है। एचयूएफ मीन्स एक फैमिली बिजनेस है इन शॉर्ट, हिंदू उसका वो चलता आता है, ठीक है। तो वो लोग पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, बाकी सारे करा सकते हैं, ठीक है। एनआरआईज आर नॉट अलाउड टू सब्सक्राइब टू पीपीएफ अकाउंट। जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है वो नहीं करा सकते। However, if someone open a PPF account while he is resident of India but subsequently become a NRI, he shall be allowed to continue investing in his account. जैसे कि आज के दिन में मैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, ठीक है। उसके अभी मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया बीओबी में, ठीक है। उसके बाद मैं एनआरआई बन गया, तो मैं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज जब मैंने ओपन करा तब मैं रेजिडेंट था, उसके बाद मैं एनआरआई बना, ठीक है। बट जो पहले से एनआरआई है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की, कौन एलिजिबल होता है और कौन नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, यू कैन ओनली हैव वन पीपीएफ अकाउंट इन योर नेम। हर एक इंसान अपने नाम पे सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। इफ एट एनी पॉइंट इट इज डिटेक्टेड that you have two account, the second account you have opened will be closed and you will be refunded only the principal amount, not interest. अगर पता चला कि आपका एक से ज्यादा अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट अपने ओपन करवा के रखे, ठीक है, तो आपका जो सेकंड अकाउंट है उसमें से आपका जो पैसे आपने भरे हुए प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब सपोज मान लीजिए आपने 5,000 रुपए भरे हैं,
तो आपको 5,000 रिटर्न कर दिए जाएंगे सेकंड अकाउंट में से, और आपका अकाउंट उसी टाइम पे क्लोज कर दिया जाएगा, और आपको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके 2 अकाउंट फाइन हुए तो आप अपने नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट रख सकते हैं। यहाँ पे बात हो गई एलिजिबिलिटी एरिया की। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं हम। अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹500 मस्ट बी मेड ड्यूरिंग वन होल फाइनेंशियल ईयर। आपको एक साल के अंदर मिनिमम 500 रुपए करने हैं। यार, हमारे जियो का रिचार्ज 400 रुपए का, और आप 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मीन्स बहुत ही कम रेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिटर्न बहुत अच्छा है। आप एक हैबिट डालिए इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आपको ये हैबिट लग गई इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पीछे रिटर्न अच्छा मिलेगा, और आपको ये हैबिट पीछे चल के बहुत ही यूजफुल रहेगी। ट्रस्ट मी। मिनिमम आप 500 रुपए एक साल के अंदर आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। द मैक्सिमम कुड बी डिपॉजिट इज 1,50,000 इन फाइनेंशियल ईयर। मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपए एक साल में, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1,50,000 एक साल में करनी रहती है। ठीक है, द इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 is 8%. Deposit could be either one go or in flexible installment in multiple of ₹10. आपको जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो 8% रहता है। ठीक है, और आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक साल, अगर आपका जो अमाउंट है, अगर आप चाहो कि 500 रुपए आपने एक साल का रखा, ठीक है, तो आपने पूरे 500 रुपए एक साथ दे दिए, या तो फिर 10-10 रुपए करके भी दे सकते हो। इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। मीन्स रोज के 10 रुपए तो हम ऐसे ही समोसे वड़ा पाव खाने में लगा देते हैं। उससे अच्छा एक मंथ 500 रुपए के लिए हम 10-10 का इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते। इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि इसके बारे में जानिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। द पीपीएफ अकाउंट इज वैलिड फॉर 15 ईयर्स। 15 साल तक वो वैलिड रहता है। द एंटायर बैलेंस कैन बी विड्रॉल ऑन द मैच्योरिटी, दैट इज आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच यू ओपन द अकाउंट। 15 साल के बाद इसमें से आपको पैसे रिटर्न मिलते हैं। मीन्स टाइम पीरियड जो रहेगा वो 15 साल का है, मैच्योरिटी जो है वो 15 साल की है, विड्रॉ जो आप कर सकते हो 15 साल के बाद कर सकते हो। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी, कौन ओपन करा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, और इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलता है, और आपका मैच्योरिटी और विड्रॉल पीरियड क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स हैव एन ऑप्शन ऑफ extending their account after 15 years tenure with or without further subscription for any period in a block of 5 years. अगर वो चाहे तो और 15 साल से और ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, इट अप्स टू टोटली ऑन द अकाउंट होल्डर। लोन कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द थर्ड फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ डिपॉजिट। अमाउंट सच लोन मस्ट नॉट exceed 25% of the amount that stood on the amount stood to the account holder credit at the end of second year immediately preceding the year in which loan is applied for. अगर इसके सामने अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो अगर आपने 3 सक्सेसफुल साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसके बाद आपको लोन मिलती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 3 साल में मैंने इन्वेस्ट किया, इसमें टोटली 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख नहीं, 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसमें 3 साल, तो मुझे 25% तक लोन मिल सकती है। ठीक है, तो 25% में सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के जैसे मैंने टोटल हर साल में मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो 3 साल में मैं 3 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में मेरे 2 लाख इन्वेस्टमेंट है। थर्ड फाइनेंशियल में मैंने 3 लाख इन्वेस्ट किया। अभी मुझे 25% लोन मिल सकती है। ठीक है, 25% मीन्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो मेरा टोटल था, प्रीवियस फाइनेंशियल मतलब मेरा दूसरे साल में जो मेरा टोटल था, मैंने 3 साल तक पैसे भरे हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2 साल में मैंने टोटल 2 लाख भरे, तो उसके 25% में लोन ले सकता हूँ, मतलब 50,000 रुपये। 25% मतलब तो 50,000 मुझे लोन मिल सकती है। ठीक है, एंड पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको जरूरत है और आप विड्रॉल करना चाहो, पार्शियल विड्रॉल मतलब थोड़े पैसे उसमें से निकालना चाहो, तो 7 साल के बाद आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट अंडर 18C मिलता है, टैक्स डिडक्शन का। 18C सबको पता है कि टैक्स डिडक्शन के लिए एक सेक्शन है। ठीक है, और टैक्स फ्री इंटरेस्ट। अभी इसमें 2 बहुत अच्छे टैक्स बेनिफिट है। एक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, जितना भी आप जो अपनी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख, 1,50,000,
तो वो टोटल इनकम के सामने आप आपकी इनकम टैक्स में वो शो ही नहीं करनी वो इनकम, क्योंकि 18C है तो आपको टोटल टैक्स डिडक्शन मिलेगा। उसके सामने आप जितना भी इंटरेस्ट अर्न करते हो ये इसके ऊपर, ठीक है, 5,000 10,000 जितना भी अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है इसके सामने, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, बिकॉज अमाउंट के ऊपर भी टैक्स डिडक्शन नहीं है, प्लस सब जगह पे क्या होता है इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगता है, यहाँ पे तो इनकम इंटरेस्ट पे भी नहीं लगता। प्लस आप 10-10 रुपए करके भी दे सकते हो, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है, लोन दी जाती है आपको, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी है, बैंक में जाके ओपन करा सकते हो, पूरा सिक्योर है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम पुअर और मिडिल क्लास के लिए हो नहीं सकते। वी आर द स्टूडेंट, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, बट ये बहुत स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, आप अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है स्मॉल अमाउंट से तो ये शेयर कीजिए, ये वीडियो भी अब मैं अपलोड कर दूंगा, तो किसी को समझ नहीं आता तो हमारे वीडियो जो है वो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना वाला वीडियो जो है वो शेयर कीजिए, पीपीएफ अकाउंट वाला वीडियो है वो शेयर कीजिए, ताकि जो नीडेड पर्सन उनको हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के लिए कंपनी डिपॉजिट और पीपीएफ अकाउंट 2 टॉपिक हमने फिनिश किए, तो इतना काफी था। बाकी की जो बात है वो कल करेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, कल उसकी क्वेरी हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस स्टे सेफ, स्टे होम, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।